नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई एक संयुक्त भूमिका के बारे में, है ना। इन दोनों ने एक मसले पर संयुक्त भूमिका निभाई है। कौन सा ये मसला है, कौन सी यह गतिविधि है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरीके से भारत ने इसमें चीन का साथ दिया है, चीन की सहायता की है। सामने पैनल पर एक न्यूज आप देख रहे होंगे और इस न्यूज में क्या दर्शाया जा रहा है कि चीन का एक मत्स्य जहाज डूब गया। कहां पर? तो हिंद महासागर में, है ना। और इसके कारण इस जहाज पर सवार जो 39 लोग थे, इनके जीवन को संकट हो गया, है ना। जीवन का संकट इनको झेलना पड़ा और इनमें से इन 39 में से जो 17 हैं वो चीनी हैं, चीन के हैं, 17 इंडोनेशिया के हैं और 5 जो लोग थे वे फिलीपींस के थे। क्लियर? इनमें से 2 की मौत तो कंफर्म बता दी गई है, तय बता दी गई है। ठीक है, तो इस दुर्घटना के संदर्भ में ही, इस दुर्घटना के बाद जो बचाव कार्य होना चाहिए था, जो उनकी सुरक्षा से संदर्भित पहले होनी चाहिए थी, उसमें भारत के P-8I विमान ने अपनी सहायता दी है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए रोचक हो गया ना समझना कि सब कुछ होते हुए भी भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव की स्थितियां चल रही हैं। लद्दाख के मामले में, अरुणाचल प्रदेश के मामले में, पाकिस्तान का साथ देने के मामले में, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने, भारत की सेना ने, भारत की नौसेना ने इनफैक्ट अपने P-8I जहाज का इस्तेमाल किया और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो भी गतिविधियां अपनाई जानी चाहिए थी, उन गतिविधियों में इसने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया, है ना। तो इसी लिहाज से यहां पर यह जो न्यूज है, यह न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करने से पहले, इस पूरे मामले को समझने से पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको दे दूं। पहली सूचना तो बैच 5 को लेकर करके है। 20 मई को इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और यदि आप इस बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 रुपए में इस बैच में अभी एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और यह जो बैच है कंप्लीट प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया गया है। लगभग 13 महीनों की ये कक्षाएं चल रही हैं और इसमें 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस भी शामिल हैं, है ना। मेंटरशिप की सुविधा भी इसमें है, कई सारी सुविधाएं हैं। तो ये बैच निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा एक और बैच NCERT कोर्स के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इनफैक्ट ये बैच 1 ही है और 22 मई से इसकी शुरुआत हो रही है दोपहर में 3 बजे से। यदि आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर NCERT का यह कोर्स निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि NCERT में जो भी पाठ्यक्रम है, जिन भी कक्षाओं के पाठ्यक्रम है, उन सभी को इसमें सम्मिलित तौर पर तैयार करवाया जाएगा। लगभग 100 दिनों की यह कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए भी आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और मात्र 1499 रुपए में इस कोर्स में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हो गई बैचेस के बारे में। अब फिर से हम लोग उस खबर पर आ जाते हैं जिसको लेकर करके अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोकेशन आप एक बार देख लीजिए कि आखिर यह जो एक्सीडेंट है, यह एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, ये जो जहाज है ये कहाँ पर पलटा, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चीन का जो फिशिंग वेसल है या फिर मत्स्य जहाज है, इसका नाम क्या था? लू पेंग युआन यू 028, है ना। थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, जाहिर सी बात है चीनी भाषा का नाम है तो थोड़ा सा हम लोगों के दृष्टिकोण से अटपटा सा लगेगा ही। बहरहाल फिर भी नाम ध्यान में रखिएगा, सवाल का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब क्या सवाल पूछ लिया जाए। और स्टेट PCS जैसे परीक्षाओं में तो निश्चित तौर पर इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो लू पेंग युआन यू 028 इसका नाम था और यहां पर हिंद महासागर में जो है लोकेशन यदि आप देखें तो भारत से लगभग 900 नॉटिकल माइल, भारत की दक्षिणी सीमा से 900 नॉटिकल माइल की दूरी पर यहां पर यह जो स्थिति है देखी गई है। सबसे अंतिम बार जो इस जहाज को देखा गया था वह रीयूनियन द्वीप
के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर देखा गया था, सिरे पर, है ना, सबसे अंतिम बार। है, इस जहाज को सबसे अंतिम बार रीयूनियन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर देखा गया। ध्यान रखिएगा कौन सा द्वीप मैं बोल रहा हूं, मैंने जानबूझकर इसका नाम लिखा है रीयूनियन द्वीप। और ये जो रीयूनियन द्वीप है ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है ना, फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है यहां पर। तो यहां पर इस द्वीप को इस जहाज को अंतिम बार देखा गया है। और जब संकट का संकेत मिला इस जहाज के डूबने को लेकर करके, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से और बाद में भारत की तरफ से भी सहायता के लिए पेशकश की गई। तो यहां पर इसको समझिएगा, चीनी मत्स्य जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये हमने समझा। इसके अलावा भारत के द्वारा SAR यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, है ना, खोज और बचाव अभियान की शुरुआत की गई। और साथ ही P8I जो खोजी विमान है, इसकी सहायता से इस खोज अभियान को और सक्रियता दी गई, है ना। IFC-IOR की भूमिका में ही इसमें निर्धारित की गई है। IFC-OR का मतलब कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, नाम से आप समझ पा रहे होंगे। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा केंद्र जहां पर समुद्री क्षेत्र में कोई भी ऐसी हलचल होती है तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजा जाए, फ्यूज किया जाए। ठीक है, कहां पर? तो इंडियन ओशन रीजन में, है ना, हिंद महासागरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐसी हलचल के संदर्भ में सूचनाओं को संकेंद्रित करने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सहायता में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी, जो ऑस्ट्रेलिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी फैसिलिटी है, उसके माध्यम से भी इसमें बचाव कार्य के लिए कदम आगे बढ़ाए गए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जहां एक तरफ चीन का मुकाबला करने के लिए, चीन को कमजोर करने के लिए क्वाड बनाया जा रहा है, क्वाड में अमेरिका और भारत की भूमिका हो रही है कि नहीं, और दूसरी तरफ ऑकस बनाया जा रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अमेरिका की भूमिका हो रही है। इन सब के बावजूद इस पार्टिकुलर रीजन में हम लोग दक्षिण में जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है भारत के दक्षिण में, उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, वहां पर चीन के इस मत्स्य जहाज को लेकर करके जब ये एक दुर्घटना की स्थिति आई तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी साथ दे रहा है और भारत भी साथ दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि युद्ध अपने स्तर पर है और जो सीमा विवाद है वह अपने स्तर पर है, जो मनमुटाव है वह अपने स्तर पर है, लेकिन समुद्री क्षेत्र में यदि संकट की स्थिति आई है तो फिर भारत ने अपना साथ देने से मना नहीं किया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का जो एक संकल्प है कि हम किसी भी ऐसे देश की सहायता करेंगे जो मदद की गुहार लगाए। और इस संदर्भ में जब चीन के इस जहाज को संकट का सामना करना पड़ा तो भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट भी किया है। ध्यान रखिएगा कि चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा डीप सी फिशिंग फ्लीट है, यह ध्यान रखना है ना। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की हमेशा से सक्रियता भी रही है। ठीक है, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा भी की है कि किस तरीके से चीन हिंद महासागरीय क्षेत्र में अपने प्रभाव को और मजबूत करने की दृष्टिकोण से कदम उठा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही जब भारत और आसियान के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास किया गया था हिंद महासागरीय क्षेत्र में, इनफैक्ट दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में, तो चीन की जो नौसेना है वह वहां पर सर्विलांस करते हुए पहुंच गई थी, ये चेक करने के लिए कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी गतिविधियां चलते रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के द्वारा यह कदम उठाया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इनफैक्ट चीन के दूतावास के माध्यम से भारत सरकार या फिर भारतीय नौसेना के माध्यम से जो ये स्टेप उठाया गया चीनी फिशिंग वेसल के सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए, उसको सैल्यूट किया गया है।
चीनी दूतावास के माध्यम से। और निश्चित तौर पर यह भारत के लिए, भारतीयों के लिए निश्चित तौर पर गर्व की बात है ना। तो इस चर्चा के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या वर्तमान में अवस्थिति रही, इस दुर्घटना के बाद किस तरीके से भारत ने चीन का साथ दिया यहाँ है ना। बाकी जो कूटनीतिक गतिविधियां हैं वो तो अलग हैं ही, पैरेलली वो भी चल रही हैं, लेकिन ऐसे में भारत ने अपने कदम पीछे नहीं किए। ठीक है, तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। और कमेंट सेक्शन में फिर से आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो रीयूनियन आइलैंड की चर्चा हमने की, वह रीयूनियन आइलैंड किस महासागर में है और साथ ही किस देश का उस पर नियंत्रण स्थापित है। ऑल द बेस्ट।